हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। इस 1.3 एक्सरसाइज में आपको दो फलनों का संयोजन पढ़ना है। बस बहुत एकदम आसान पूरा टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.3 है वो भी एकदम आसान। लेकिन बोर्ड परीक्षा में यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जरूर एकदम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब सिंपल भी है, ठीक है, और परीक्षा उपयोगी भी है तो आपको पूरा कवर कर लेना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, कल का लेक्चर जो हमने दिया था, उसमें हमने आपको फलनों का प्रकार, मतलब फलनों की प्रकार बताई थी। फलनों का प्रकार का मतलब पहले हमने बताया था कि फलन एकैकी कब होगा, आच्छादक कब होगा, एकैकी आच्छादक कब होगा, और उसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कवर करवाई। एक्सरसाइज 1.2 यहां से भी एक प्रश्न आता है, ठीक है, चाहे वो भले ही 1 नंबर का आए, लेकिन आएगा, बहुत जरूर आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से भैया पढ़ लो, सिंपल सी बातें हैं, सारी बातें सिंपल हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो घबराएं नहीं, आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट करें और उस कमेंट का हम जरूर आपका समाधान देंगे, आंसर देंगे, जिससे कि आपकी कोई समस्या है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, एक्सरसाइज 1.3 की ओर, ठीक है। तो 1.3 एक्सरसाइज है क्या, हमने बताया कि दो फलनों का संयोजन करना है। संयोजन कैसे करते हो, देखो हम आपको बताएंगे कि फलनों का हम संयोजन कैसे करते हैं। देखो, जैसे हमें कोई दो फलन दिए जाएं, तो दो फलन इस प्रकार से, देखो हम ये मान लेते हैं कि हम यहां पर लिख देते हैं फलनों का संयोजन। यहां पहले लिख दें हम फलनों का संयोजन। तो देखो फलनों का संयोजन हमने जैसा कि बताया आपको दो फलन का यहां संयोजन करना है। एक कोई फलन हम इस प्रकार लें कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक कोई फलन f है और ये f फलन इस प्रकार से है a से b में आपका कोई एक फलन। एक दूसरा फलन है कोई, ये फलन है g और ये फलन है b से c में, ये b से c में दो फलन है। तो यहां पर हम f और g का संयोजन कैसे करेंगे, देखो यहां लिख दें f व g का संयोजन। f व g का संयोजन जो होता है वो संयोजन f ऑफ g ऑफ f से प्रदर्शित होता है। इतना आपको याद रखना है कि एक कोई फलन f है वो a से b में है, दूसरा फलन g है वो b से c में है, तब f व g का जो संयोजन होगा वो गॉफ मतलब जी ओ एफ, ऐसे भी पढ़ सकते हो या गॉफ पढ़ लो, कोई समस्या नहीं, या जी ओ एफ भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, से प्रदर्शित होता है। और ये देखो ध्यान दें, ये जो संयोजन होता है गॉफ वो a से c में होता है। क्या होगा, ये संयोजन जो हमने आपको बताया, जो गॉफ लिखाया हमने बताया आपको, ये मतलब जी ओ एफ, ये कहां, ये होता है a से c में, ठीक। ये देखो एक डायग्राम से समझ लो आप, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। एक बात और याद रखनी है, देखो डायग्राम से पहले समझो फिर इसके बाद बताएंगे। ये आपका देखो ये a हो गया, ठीक है, और ये आपका ये देखो b हो गया, ठीक है, और ये a से b में आपका ये कोई फलन है f, एक कोई फलन a से b में है, a से b में, ठीक, इतनी बात ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक तीसरा कोई c है, ये देखो फलन, ये तीसरा कोई आपका समुच्चय है c, ये c है, तो ये b से देखो c में है और b से c में है जो फलन, उसको हमने g से डिनोट किया है। ये फलन b से c में है वो कौन सा है, g फलन है। तब हम ऐसे कह सकते हैं कि f और g का जो संयोजन होगा वो a से c में होगा। काय से होगा, a से c में होगा। तो ये आपका गॉफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गॉफ, ठीक। ये a से c में होगा संयोजन, वो क्या कहलाएगा, गॉफ कहलाएगा। देखो इस प्रकार समझो कि जैसे हम ये माने कि a के अवयव हमारे पास हैं x1 x2, ये दो अवयव ले लिए, ठीक है। तो जब a के अवयव x1 और x1 और x2 हमने लिए हैं, तो b में जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ। यहां पर हमें मिल जाएगा fx1, क्या मिल जाएगा,
ये देखो ये क्या होता है प्रांत और ये सह प्रांत होता है। तो यहां पर x की वैल्यू यहां पर fx की वैल्यू मिलेगी, तो यहां पर x1 है तो यहां पर fx1 मिलेगा। इसी प्रकार ये यहां पर x2 है तो आपको यहां क्या मिलेगा fx2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम b और c का संयोजन अगर करें तो b और c का संयोजन ये आपका g फंक्शन है, तो आपको यहां लिखना है कितना, इतना लिखना है देखो g ऑफ fx, यहां जगह का हमें यहां लिख दें g ऑफ fx, ये इस तरीके से लिखना है fx1, ये इस तरीके से देखो लिखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहां से देखो ये हमने आपको बताया कि ये यहां से यहां है ना, और ये इसका क्या होगा देखो इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको लिख दें g ऑफ fx2, g ऑफ fx2 लिख दें इस प्रकार, ठीक है। ये देखो x1 से यहां से fx1 और x2 से ये आपका fx2 हो गया, ठीक है। अब यहां से b से c में जो फलन है वो g है, तो आपको fx का क्या मिलेगा g ऑफ fx1 मिलेगा और इसी प्रकार g ऑफ fx2 मिलेगा। तो ये आपके पास ये देखो संयोजन करने का तरीका, ठीक है। एक बिल्कुल एकदम सीधे सादे उदाहरण से आपको हम बताएंगे, बिल्कुल एकदम देखो आपको ये विशेष याद रखना है कि जो x है, जो हमने x है वो देखो x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग टू a लिख दें, a मतलब जो समुच्चय a है ना उससे ही आपको x की वैल्यू लेनी है, ठीक है। सभी x के मान वहीं से आपको लेना है। तो चलिए देखो हम एक एग्जांपल से आपको बताएं एकदम आसान तरीका से, एकदम आसान तरीका से। देखिए हम यहां पर दो कोई फलन लें, दो फलन लें, तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेके यहां पर आपको बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार लें कि एक पहला फलन कोई इस प्रकार से है fx, कोई फलन है f, मान लेते हैं कि जो f फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। एक कोई दूसरा फलन है g, वो भी आपका इसी प्रकार से है, रियल से रियल में है, r से r में है, ठीक है। तो आपको यहां पर fx की वैल्यू अगर इस प्रकार दी जाए कि fx बराबर cos x, इस प्रकार से, और ये हमें जो gx है वो gx कुछ इसका मान दिया जाए, मान लेते हैं 3x² दिया जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि गॉप की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए फॉग की वैल्यू कितनी होगी, ये आप बताइए, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या गॉप जो है वो फॉग के बराबर है, गॉप बराबर फॉग, फॉग, ठीक है। क्या गॉप बराबर फॉग, ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि क्या गॉप और फॉग आपस में बराबर हैं। तो चलिए यहां देख लेते हैं बराबर है या नहीं, कैसे ज्ञात करोगे गॉप और कैसे ज्ञात करोगे फॉग, बिल्कुल आसान काम है। देखो ध्यान दें, ये आपके पास लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले गॉप, क्या लिखा है गॉप, तो गॉप x, यहां पर देखो x लिख लिया करो, हमने बताया x कहां से लेना है, x आपको लेना है कहां से, r से, है ना। r तो ये हमारा a की जगह पे लिखा है, a से b में होता है, तो यहां r से r में है, तो आपको प्रांत से x लेना है। तो गॉप x बराबर देखो कितना हो जाएगा, गॉप x बराबर हम इस प्रकार से आगे लिखेंगे इसको g ऑफ fx, क्या लिखोगे g ऑफ fx। देखो विशेष याद रखना है, लिखने का तरीका भी आपको याद रखना है। देखो गॉप x बराबर कैसे लिखोगे, g और ये बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और फिर इसके बाद fx लिखोगे, ठीक है। इसके बाद बराबर का निशान फिर यहां लगा देते हैं, g आपका ज्यों का त्यों। अब बताइए fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू देखो कितनी है, यहां पर आप देख सकते हो कि fx की वैल्यू हमें देखो ये दी गई है, fx बराबर कितना है cos x, तो यहां पर हम fx की वैल्यू cos x रख देते हैं, तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा g cos x, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखिए g cos x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जबकि आप यहां से देख सकते हो कि gx का मान कितना है। देखो gx, अगर हम इस x के जगह पे cos x लिख दें तो यहां पर g cos x का मान कितना हो जाएगा, 3 cos x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर, 3 cos x का स्क्वायर। और जब cos x का स्क्वायर है तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कितना, 3 cos स्क्वायर x भी इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका देखो गॉप x का मान आ गया, कितना हो गया गॉप x का मान, ठीक है। इसके बाद यदि हमें फॉग x की भी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें फॉग x की भी वैल्यू निकालनी है भाई, तो हम फॉग x की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिख दें फॉग, और हमने बताया कि फॉग बराबर आपको क्या लिखना है, फॉग x, क्या लिखना है फॉग x।
और फॉग एक्स मतलब हमने बताया कितना होता है, ये होता है एफ ऑफ, यहां देखो बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और यहां लिखोगे आप जी एक्स। इस प्रकार से जैसे बिल्कुल हमने उसमें किया वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, एकदम आसान का काम है। देखो बराबर का फिर निशान लगाएं और एफ आपका ज्यों का त्यों। अब जी का मान लिख दें और जी का मान देखो आपको पता है हमने कितना लिखा है, ये जी का मान जो लिखा है देखो यहां पर ये लिखा हुआ है जी एक्स बराबर है 3x²। कितना है, जी एक्स बराबर देखो लिखा है 3x²। तो आपको यहां क्या लिखना है, 3x² लिखना है। चलिए यहां पर देखो 3x² अगर लिख दें तो यहां पर 3x² लिखने पर हमें देखो मिल जाएगा 3x² लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, f 3x² मिल जाएगा। ठीक है, अब f 3x² का मान देखो निकाल के बताओ भाई कितना लिखोगे, f 3x² का मान। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये देखो f 3x² का मान निकालने के लिए fx का मान देखो कितना है। अगर इस x के जगह पे 3x² लिख दें, ये x लिखा है इसके जगह पे 3x² लिख दें तो cos 3x² मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, cos 3x²। ठीक है ना, cos 3x² मिल जाएगा। तो आप यहां लिख दें cos 3x², इस प्रकार से मिल जाएगा। अब आप देखो बहुत ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो गॉफ x है वो फॉग x के बराबर नहीं है, सीधी सीधी दिख रहा है ना। तो आपको बस यहां लिखना है, देखो यहां पे क्या लिखना है, गॉफ x डज नॉट, x ना लिखो कोई बात नहीं, गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक, ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, ऐसा हमसे देखो पूछा गया है, वो आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, गॉफ जो है वो फॉग के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने गॉफ निकाल के बता दिया, फॉग भी निकाल के बता दिया और इसके बाद में गॉफ जो है वो फॉग के बराबर नहीं है, ऐसा भी हमने सिद्ध करके बताया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा गॉफ कैसे ज्ञात करोगे, फॉग कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, इसके बाद अब हम पहुंचते हैं आपके पास एक दूसरे और नए टॉपिक पर। देखो नए टॉपिक का मतलब ये है आपको क्या पढ़ना है यहां पर, अब आगे दो फलनों का व्युत्क्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम फलन पढ़ना है आपको, है ना, मतलब इनवर्स फलन पढ़ना है, व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन। तो देखो व्युत्क्रम फलन से क्या मतलब है, व्युत्क्रम फलन से मतलब हमारा है इनवर्टिबल फंक्शन, है ना। तो इनवर्टिबल फंक्शन से मतलब हमारा क्या है, जैसे हम ये माने कि आपके पास कोई एक फलन f है और वो a से b में है और ये फलन हमारा अगर व्युत्क्रमणीय फलन है, f फलन जो है a से b में है, यहां लिख देते हैं f a से b यदि व्युत्क्रमणीय फलन है, यदि व्युत्क्रमणीय फलन है तो ये आपका एक दूसरा देखो, ये दूसरे हम कोई फलन को बात करें तो g एक फलन है और ये फलन g जो है वो b से a में है। जो g फलन है वो कैसे है, b से a में है, इस प्रकार अस्तित्व में है, इस प्रकार अस्तित्व में है। अस्तित्व में है कि देखो ध्यान दें, अगर a से b f जो फलन है वो a से b में है और कोई g फलन है वो b से a में है और b से a में जो फलन g है वो इस प्रकार अस्तित्व में है कि यहां पर हम अगर ऐसे लिखें कि गॉफ ऑफ x बराबर ix मिल जाए। ix का मतलब तत्समक फलन मिल जाए, ix बराबर ix मिल जाए, ऐसे समझो आप। तथा अगर फॉग बाई बराबर बाई मिल जाए, मतलब आई बाई मिल जाए, तो जो हमारा जो g होगा तो g f का व्युत्क्रम फलन होगा, व्युत्क्रम फलन होगा। ऐसे आपको याद रखना। देखो हमें क्या करना है, हमें एक फलन a से b दिया जाएगा, a से b फलन अगर ये हमारा f फलन a से b में व्युत्क्रमणीय है, f फलन जो है a से b में व्युत्क्रमणीय है, तो g फलन b से a में इस प्रकार अस्तित्व में होना चाहिए कि अगर हम गॉफ का मान निकालें तो ix मिले मतलब x मिल जाए और अगर फॉग का मान निकालें तो ये आई बाई मिले मतलब बाई मिल जाए।
तो निश्चित रूप से हम ऐसा कहेंगे कि जो जी है वो एफ का व्युत्क्रम फलन है, मतलब व्युत्क्रमणीय फलन है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे। ठीक, व्युत्क्रमणीय फलन को कैसे डिनोट करेंगे? एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल एकदम आसान से समझ में आएगा। इसके बाद देखो एक बात यहां पर थोड़ी याद रखने वाली है, वो क्या है? कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय होता है यदि अगर वो एकैकी हो और आच्छादक हो। इतनी आपको याद रखना है कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब वो एकैकी भी है, आच्छादक भी है। या इसका अगर उल्टा कर दें हम कि अगर कोई फलन एकैकी है, आच्छादक है, तो निश्चित रूप से वो व्युत्क्रमणीय होगा। आपको याद रखना है कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय हमसे प्रूव करवाए तो हम वहां पर अगर उस फलन को एकैकी और आच्छादक प्रूव कर दें तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह देंगे कि फलन हमारा व्युत्क्रमणीय है। कोई फलन अगर हमारा एकैकी है, आच्छादक है, तो निश्चित रूप से वो व्युत्क्रमणीय है। या हम उसको उल्टा कर दें, ऐसे कह सकते हैं कि अगर व्युत्क्रमणीय है तो वो एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और यदि ये इतनी बात क्लियर कर ली आपने तो समझो बस इन्हीं के बेस पर आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरा मिलेगा। ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर दें, किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं रहेगी। देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो देखो क्या है एक्सरसाइज 1.3 में, ये है आपके पास। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें दिया गया है, मान लीजिए कि एक कोई फलन है इस प्रकार की, इसका देखो एक पहला अवयव ये समुच्चय दिया गया है 1 3 4, इसके अवयव है 1 3 4, और ये कहां से कहां तक है? ये है इसका दूसरा कोई समुच्चय है 1 2 5। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ए से बी में होता है तो ए के अवयव और बी के अवयव दे दिए गए, बस इतनी सी बात है। और ये दूसरा कोई फलन है वो आपका इस प्रकार से है कि 1 2 5 से 1 2 5 से 1 3 तक है। और यहां लिखा हुआ है एफ बराबर देखो कितना है 1 2 3 5 और आपका ये है 4 1। और जी फलन है वो इस प्रकार है 1 3 2 3 और 5 1 द्वारा प्रदत्त है। तो आपसे पूछा गया है कि आप गौफ बताइए। क्या करिए? गौफ बताइए। एकदम आसान है। देखो हमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया क्या गया है ये देखो हम पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है पहला प्रश्न। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है पहले इसको समझना है। हमें दिया गया है कोई एक फलन, ये फलन एफ है 1 3 5 1 3 5। क्या है? 1 3 5। देखो एफ फलन है ये इस प्रकार से दिया गया है 1 3 5 1 3 5 से 1 3 5 से कहां तक है? देखो 1 3 5 से 1 3 4 है ना, 1 3 4 है भैया, है ना, 1 3 4 1 3 4 है ये। और ये कहां तक है? 1 3 4 से कहां तक है? देखो 1 3 4 से है 1 2 5, है ना, 1 2 5 में है 1 2 5। ये आपका एफ फलन है कोई। इसके बाद कोई जी फलन दिया गया है, वो इस प्रकार से दिया गया है। देखो ये जी फलन इस प्रकार से है 1 2 5 1 2 5 1 2 5। और ये कहां से कहां तक दिया गया है? ये देखो दिया गया है, ये आपका है 1 3, है ना, 1 3 1 3 1 3 इस प्रकार से दिया गया है। और देखो क्या दिया गया, पूरी बात भाई लिख लो पहले जो हमें दी गई है। एफ बराबर हमें दिया गया है, जी बराबर दिया गया है। एफ बराबर है 1 2, एफ बराबर कितना है? एफ बराबर हमें जो फलन एफ है वो दिया गया है 1 2 1 2। फिर क्या है? देखो 1 2 के बाद 1 2 3 5 4 1 3 5 4 1 3 5 और ये आपका 4 1 4 1 इस प्रकार से देखो हमें एफ दिया गया है ना ये। और इसके बाद में चलो यहां लिख देते हैं जी। हमें जो दिया गया है वो क्या है? जी दिया गया है, उसको देखो क्या लिखोगे आप? जी बराबर दिया गया है, ये इस प्रकार से दिया गया है। देखो जी बराबर है 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 3 और ये है आपका 2 3। और इसके बाद में ये एक और अवयव दिया गया है 5 1, है ना, 5 1 दिया गया, 5 1 5 1। अब ये देखो इतनी बात हमें दी गई है।
इसके बाद में अब देखते हैं पूछा क्या गया इसमें। हमसे पूछा गया है इसमें कि गौफ बताइए, सीधी बात है गौफ बताइए। देखो हमें क्या पूछा गया है, गौफ बताइए, गौफ बताइए। ये आपका अब हमने प्रश्न पूरा लिख लिया, कंप्लीट हो गया। देखो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, एफ कहां से कहां तक है, ये है आपका 134 से 125 में, और जी बराबर है 125 से 13 में, और एफ बराबर इतना और जी बराबर इतना। अब आपसे पूछा गया गौफ बताइए, क्या पूछा गया। देखो सबसे पहले हमें जो दिया गया उसके बारे में समझो, क्या दिया गया है। यहां पर आपको दिया गया है f1 का मान, बताओ कितना दिया गया है। आप देख सकते हो f1 का मान 2 दिया गया है। f1 बराबर कितना है, f काय से देखो एक काय से संबंधित है, 2 से है ना, तो f1 का मान 2 दिया गया है। इसी प्रकार f3 का मान बताओ कितना दिया गया है, आपको यहां 5 दिया गया है। f4 का मान कितना दिया गया है, f4 बराबर हमें 1 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो जी की तरफ आ जाओ, जी में क्या क्या दिया गया है। यहां पर g1 का मान, g1 बराबर हमें कितना दिया गया है, देखो ये लिखा हुआ है 3, g1 बराबर हमें 3 दिया गया है। इसके बाद में g2 की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, g2 बराबर यहां पर देखो हमें 3 दिया गया है, g2 बराबर 3। यहां पर देखना है आपको g2 बराबर कितना है, 2 3 के बराबर है ना, g2 बराबर 3, और यहां पर g5 बराबर 1 दिया गया है, तो आपको लिखना है g5 बराबर 1, g5 बराबर क्या लिखना है 1। इस प्रकार से देखो हमें दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है गौफ का मान बताइए, क्या कहा है, गौफ बराबर बताइए। चलो बता देते हैं, एकदम आसान काम है। देखो हमसे पूछा गया है गौफ का मान बताइए, तो आपको क्या करना है, गौफ 1 पहले निकालना है। देखो ध्यान दें, जो हमने आपको बताया कि ये अवयव आपको काय से लेने होते हैं, ये अवयव आपको देखो लेने हैं, ये अवयव लेने हैं इससे। देखो ध्यान दें, x यही तो है, x से y में है तो x यही तो है, तो हमें क्या करना है, गौफ 1 का मान, गौफ 3 का मान और गौफ 4 का मान चाहिए। ठीक, गौफ 1, तो गौफ 1 बराबर देखो कितना हो जाएगा, गौफ 1 बराबर यहां क्या लिखोगे बताओ, g ऑफ f1 लिखोगे। क्या लिखोगे, g ऑफ f1। अब आप देख सकते हो कि g तो आपका ठीक लिखा है, और f1 का मान बताओ कितना है। f1 बराबर देखो ये लिखा हुआ है, f1 बराबर ये देखिए, ये f1 बराबर क्या है, 2 है, तो यहां पर f1 का मान तो भैया हम 2 रख देते हैं। अब आप g2 का मान बताओ कितना है, g2 का मान आप देख सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है g2 बराबर कितना है 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप अब 3 लिखोगे। इतनी सी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि गौफ 1 का मान तो 3 हो गया। इसके बाद में आप देखो गौफ 3 का मान निकालना है, काय का मान निकालना है, गौफ 3 का मान। देखो ये 3 है ना, ये 3 लिखा है, तो इसलिए हमें क्या करना है, गौफ 3 का मान निकालना है। गौफ 3 का मान देखो कैसे निकालोगे, यहां लिख दें गौफ 3 बराबर देखो इस प्रकार। ठीक है, गौफ 3 बराबर कैसे करोगे, यहां लिखोगे g ऑफ f3। क्या लिखोगे, f3, और हमने बताया यहां ये बड़ा ब्रैकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो g और f3 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, f3 का मान देखो ये लिखा है 5 है ना, तो आपको अब 5 यहां लिख देना है, तो यहां पर g5 हो जाएगा। अब g5 बताओ भाई कितना है, g5 आपको देखो यहां लिखा दिख रहा है, g5 का मान तो 1 है, तो आपको अब यहां पर 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1, तो आपको गौफ 3 का मान 1 मिल गया है ना। अब क्या करना है आपको, अब आगे आपको फाइनल में गौफ 4 का मान निकालना है। ये देखो गौफ 4 लिखा है ना, तो गौफ 4 का मान निकालोगे। तो गौफ 4 का मान देखो कैसे निकालोगे आप, तो अब हम गौफ 4 की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां लिख देते हैं गौफ 4 बराबर, तो कैसे लिखोगे, वही बिल्कुल आपका रूल, वही तरीका, एकदम कोई नहीं पलटना है। क्या करना है, जी ऑफ यहां पर देखो बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और f4 लिखोगे यहां पर f4। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आगे जी आपका ज्यों का त्यों। f4 की वैल्यू बताओ कितनी है, f4 की वैल्यू देखो आपकी ये लिखी हुई है, f4 बराबर देखो ये लिखा है, f4 बराबर कितना लिखा है, ये देखो 1 लिखा है, f4 की जगह हमें 1 लिखना है। तो यहां पर f4 का मान हम क्या लिख दें, 1 लिख दें। देखो f4 बराबर कितना, f4 का मान 1 लिख दें, तो हमें अब g1 मिल जाएगा। अब g1 का मान बताओ कितना है, जी1 का मान आप यहां देख सकते हो, देखो g1 बराबर ये कितना लिखा है 3, तो आपको लिखना है 3। ठीक, इस प्रकार से आपको ये, अब हमें गौफ 1, गौफ 3 और गौफ 4 का मान मिल गया। तो अब हमें गौफ की जो वैल्यू मिल गई वो इस प्रकार से मिली, गौफ बराबर कैसे लिखोगे, देखो हमने गौफ की वैल्यू निकाली वो इस प्रकार से, देखो 1,3 लिख दें, 1 पर 3, देखो 1 ये लिखा है,
गॉफ 1 का मान कितना निकला, 3 निकला है, ये देखो 3, तो 1 3 इस प्रकार लिखोगे। अब 3 पर हमारी वैल्यू गॉफ की कितनी निकली, यहां 1 निकली, तो आपको लिखना है 3,1 लिखना है इस प्रकार से। और इसके बाद में 4 पर 3, तो यहां पर 4,3 लिखना है इस प्रकार से। ये देखो गॉफ हमें मिल गया, ये मिल गया गॉफ, ठीक, ये हो गया गॉफ हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था वो हमें 2 फलन दिए गए थे, हमें संयुक्त फलन का मान ज्ञात करना था, गॉफ का मान ज्ञात करना था। तो गॉफ का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अवयव कहां से लेते हैं, हमने बताया x से लेते हैं। x का मतलब क्या हमने बताया, x का मतलब हमने बताया आपको, देखो यहां पर समझिए, ये आपका जो है ये x है, क्या है x, ये वाला ये आपका x है ना। तो हमें क्या करना है, गॉफ 1 का मान निकालना है और गॉफ 2 का मान 3 का मान निकालना है और गॉफ 4 का मान निकालना है ना। तो फिर इसके बाद में जो हमारा गॉफ 1 का मान और गॉफ 3 का मान और गॉफ 4 का मान जो निकला है उसको हमने देखो यहां पर रख के ये हमने वैल्यू निकाली, कितनी कितनी वैल्यू निकाली, 3 और ये 1 और ये आपका 3। तो इस प्रकार से 1 का देखो 1 गॉफ 1 बराबर ये हमें 3 मिला, तो यहां पर 1,3 लिखना है आपको। गॉफ 3 का मान हमें 1 के बराबर मिला, तो 3,1 लिखना है और ये 4 3, ठीक है, 4,3 लिखना है। तो गॉफ की वैल्यू हमें देखो इस प्रकार से ये इतनी मिली। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो इसमें लिखा है, मान लीजिए कि g, f, g तथा h r से r तक दिए गए फलन है। r से r तक दिए गए फलन है, आपके 3 फलन दिए हैं, एक फलन f और एक g और एक h, तीनों r से r तक दिए गए फलन हैं। और हमसे सिद्ध करवाया गया है, देखो कितना, f प्लस जी ऑफ h ये, और बराबर में कितना, f o h प्लस जी o h है ना। और f इंटू जी ओ एच बराबर हमें प्रूव करना है f o h इंटू जी ओ एच, इतना प्रूव करना है। ठीक है, चलिए यहां पर हमें 3 जो फलन दिए गए हैं वो पहले लिख लेते हैं। कौन कौन से 3 देखो फलन दिए गए हैं, चलिए इसको हम रब कर देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। और ये आपके सबसे पहले दूसरा प्रश्न नंबर यहां पर डाल लो, प्रश्न संख्या 2। एक फलन हमें दिया गया है, देखो ये तीनों फलन जो दिए गए हैं वो कहां से कहां तक हैं, ये तीनों जो फलन दिए गए हैं वो तीनों फलन आपके r से r में, कहां है, r से r में। मतलब जो g फलन है वो भी आपका पहले f लिखा है, चलो f पहले लिख देते हैं, f पहले लिखा है। तो यहां पर सबसे पहले f जो दिया गया है वो आपका कहां से कहां तक है, r से r में है। g है वो भी आपका r से r में ही दिया गया है, और h है वो भी आपका r से r में दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, देखो यहां पर सबसे पहले ये आपको ये देखो f प्लस जी ऑफ h, f प्लस क्या पूछा गया है, f प्लस जी ऑफ h, इसकी वैल्यू बराबर हमें काय की प्रूव करनी है, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है f ऑफ h प्लस जी ऑफ h को इसके बराबर प्रूव करना। ठीक है, ये आपका समझ लेते हैं, पहला आपका एक सवाल है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा लगा हुआ सवाल और पूछा गया है कि f इंटू जी देखो और क्या है देख लेते हैं, f इंटू जी ऑफ h है ना, ऑफ h, और बराबर में आपको यहां प्रूव करके दिखाना है f ऑफ h इंटू जी, क्या है, इंटू में जी ऑफ h, इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये देखो कैसे भाई करोगे, समझो एकदम आसान काम है, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। देखो पहला पार्ट का हम पहले सॉल्यूशन देते हैं आपको। इसमें देखो एक काम करो, LHS लो, LHS में लिखा है f प्लस जी ऑफ h, इतना ही तो लिखा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखें, देखो ध्यान दें, आगे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो इसको ऐसे लिख दें, f प्लस जी, और यहां पर क्या लिख दें, ये आपका लिखना है यहां पर ऑफ f x लिख दें, यहां x लिख दें। ठीक, तो इस प्रकार से देखो यहां पर f प्लस जी
और यहां इसको इस प्रकार से ब्रैकेट बनाओ और यहां HX लिख दो। क्या लिख दें? HX, इस प्रकार। ठीक है, अब इसको देखो और आगे थोड़ा इस प्रकार से, इसका यहां पर इस प्रकार लिख सकते हो F H HX, इस प्रकार से, और प्लस यहां पर देखो इसको ऐसे लिख दें G और ये HX, इस प्रकार देखो लिख दें, है ना। फिर इसके बाद देखो क्या करोगे आप, यहां पर इस प्रकार से आगे बढ़ाएं तो यहां पर इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो। हमने आपको बताया यहां पर F ऑफ H लिख सकते हो और प्लस यहां पर आप G ऑफ H लिख सकते हो। ठीक है ना, यही तो हमने बताया आपको कि F ऑफ H यहां पर अगर हम जैसे ऐसे लिखते थे F ऑफ H, यही तो लिखा है F ऑफ H बराबर क्या लिखोगे? F ऑफ HX, ऐसे ही तो लिखते हो। ये देखो, तो हमने यहां पर क्या किया, F ऑफ HX को हमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया F ऑफ H, है ना, ये लिख दिया देखो हमने। और इसी प्रकार से ये हमने लिख दिया। तो अब आपको ये क्या मिल गया भैया? RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड मिल गया। क्लियर हो गया। इसके बाद ये आपका जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल एकदम सिमिलर है, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नहीं करना है। देखो ध्यान दें इसको, है ये हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आगे आपके पास जो दूसरा पार्ट दिया गया है वो है आपका F इंटू G ऑफ H, ये आपका है। और बराबर में हमें किसके प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है F ऑफ H इंटू में G ऑफ H, इसके बराबर हमें देखो प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे? देखो बिल्कुल वही काम करना है, इसमें भी कुछ नया नहीं करना है आपको। भाई इधर उधर मत भागो भाई। हाँ? देखो कैसे करना है। यहां पर हम सबसे पहले LHS लें, LHS, और LHS में लिख सकते हैं F इंटू G ऑफ H बराबर, बताओ भाई क्या लिखोगे इसको? हमने बताया आगे X लिख सकते हो, तो इसको लिख दें हम इस प्रकार से F इंटू G ऑफ HX, इस प्रकार से यहां X लिख लें, है ना। और फिर इसके बाद ये बीच में जो O लिखा होता है उसके जगह पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो आपको लिखना है F इंटू G और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दें और यहां HX लिख दें, इस प्रकार। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो और आगे थोड़ा बढ़ाएं तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। देखो ये आप बना रहने दें बराबर, यहां इसको हम इस प्रकार लिखें F ऑफ HX, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो। और इनटू में यहां लिख दें G और बड़ा ब्रैकेट HX, इस प्रकार से देखो लिख सकते हो, है ना। अब इसके बाद में क्या करोगे? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो F ऑफ X, इस प्रकार से, सॉरी F ऑफ H, और इनटू यहां पर बताओ इसको क्या लिख सकते हो? G ऑफ H, इस प्रकार लिख सकते हो। देखो ध्यान दें, ये आपका हो गया RHS। ठीक, तो ये आपका देखो सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान है, कुछ भी खास नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि O की जगह बड़ा ब्रैकेट लगाना है ना, इतना ही तो करना है, कोई खास नहीं है। चलिए इसके बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो तीसरे पार्ट में, तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है प्रश्न। तो तीसरे सवाल में भी आपसे देखो पूछा गया है कि आपको बताना है गॉप का मान बताना है, फॉग का मान बताना है, जबकि fx बराबर mod x दिया गया है और gx बराबर mod 5x माइनस 2 दिया गया है। पहला प्रश्न तो ये है। इसके साथ आज एक दूसरा लगा हुआ प्रश्न है, fx बराबर 8x क्यूब और gx बराबर दिया गया है x पावर 1/3। ठीक है, तो पहले हमें पहला वाला पार्ट करना है। देखो पहले पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखो। तीसरे प्रश्न में ये आपसे कह रहा है कि कोई दो फलन दिए गए हैं। एक फलन पहला जो दिया गया है वो आपका fx बराबर mod x है। कितना दिया गया है? fx बराबर mod x, ये दिया गया है fx बराबर mod x। और एक आपका दूसरा फलन है कोई, वो gx है। देखो कितना दिया गया है? gx बराबर mod में 5x माइनस 2 दिया गया है। ये आपका gx बराबर दिया गया है, gx बराबर में mod 5x माइनस 2 दिया गया है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है आपसे? अब आपसे जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कितना, देखो गॉप और फॉग बताइए। बस सीधी सीधी दोनों बातें पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? गॉप बताना है पहले।
हमने आपको बताया कि गॉप कैसे बताओगे। गॉप के लिए आपको करना है गॉप, देखो आपको ऐसे करके यहाँ ऐसे लिख लेना होता है ना, और फिर इसके बाद में यहाँ आगे बढ़ाओगे तो इसको हम देखो ओ जो बीच में लिखा ना उसको खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हमें जी लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है और फिर यहाँ पर एफ एक्स लिख देना है। बराबर में यहाँ देखो जी लिखना है, एफ एक्स का मान देखो अब बताओ कितना है। एफ एक्स का मान भैया मॉड एक्स दिख रहा है, बिल्कुल एफ एक्स का मान देखो यहाँ पर कितना है, एफ एक्स बराबर तो ये मॉड एक्स दिख रहा है, तो एफ एक्स की जगह पर हमने इसके जगह पर ये वैल्यू रख दी, ठीक है ना। क्या लिख दिया हमने, मॉड एक्स की जगह पे ये एफ एक्स की जगह पे मॉड एक्स लिख दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचेंगे, देखो जी मॉड एक्स का मान बताइए। तो जी एक्स का मान तो इतना है, अब यहाँ एक्स की जगह अगर हम मॉड एक्स कर दें तो यहाँ भी हमें एक्स की जगह मॉड एक्स करना है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो मॉड का निशान बना रहने दें, 5 अपना बना रहने दें, एक्स की जगह पे मॉड एक्स लिख दें और माइनस का 2 आपका ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से ये तो हो गया भैया गॉप का मान। क्या हो गया, गॉप का मान हो गया। अब हमें फॉग का मान निकालना है, तो यहां पर देखो इस प्रकार से लिखोगे। फॉग का मान कैसे निकालोगे, देखो इस प्रकार से लिखोगे फॉग, फॉग की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ ऑफ देखो क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी, और यहां पर हमने बताया एक्स लिख लेते है ना। तो यहां पर बराबर में एफ ऑफ देखो ओ को हटा के क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट यहां लगाते हैं और यहां लिखेंगे जी एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। अब जी एक्स का मान देखो यहां से निकालोगे आप। जी एक्स बराबर कितना है, देखो जी एक्स बराबर आपको पूरा लिखना है मॉड 5x - 2। कितना लिखना है, मॉड 5x - 2 लिखना है। तो यहां पर मॉड 5x - 2 लिख देते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर करें और मॉड 5x - 2 लिख दें, है ना। तो ये आपका एफ तो देखो ज्यों का त्यों बना रहेगा, एफ ज्यों का त्यों बना रहेगा, और इसके जगह पे हम कितना लिख दें, मॉड 5x - 2 लिख दें, इस प्रकार से। अब बताइए आप एफ 5x - 2 की वैल्यू कितनी होगी, एफ 5x - 2 की वैल्यू कितनी होगी। एफ एक्स की वैल्यू देखो मॉड एक्स है, तो बस मॉड में इसको बंद करना है और कुछ नहीं करना है। देखो मॉड और इसको लिख दें मॉड में 5x - 2, इस प्रकार से लिख दें। अब देखो डबल मॉड नहीं लगाया जाता है, तो डबल मॉड ना लगाएं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं मॉड 5x - 2 लिख दें। ये आपका देखो आंसर आ गया, ठीक है। एकदम आसान काम है, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं, आपको बहुत समझ के लगाना है और अपने आप इसके समझो आंसर आएंगे। देखो इसका दूसरा पार्ट भी करके दिखा देते हैं। दूसरा पार्ट क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 8x³ एफ एक्स बराबर कितना है, 8x³। यहां पर एफ एक्स बराबर दिया गया है 8x³, एफ एक्स बराबर देखो कितना है 8x³। ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है एफ एक्स बराबर 8x³, ठीक है। और इसके बाद में जो ये आपका दूसरा फंक्शन दिया गया है वो कितना है, gx बराबर x पावर 1/3 दिया गया है। gx बराबर दिया गया है, gx बराबर x की पावर 1/3 दिया गया है। अब आपको वही काम करना है, क्या आपको करना है, गॉप का मान निकालना है ना। तो यहां लिख देते हैं गॉप, गॉप बराबर हम कैसे लिखेंगे, गॉप ऑफ गॉप, और यहां पर हम x लिख लेते हैं, है ना। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जी और ये ओ खत्म करके हमने बताया बड़ा ब्रैकेट लगा दें और यहां लिख देते हैं एफ एक्स, इस प्रकार, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो क्या करोगे आप, जी ज्यों का त्यों लिखोगे, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 8x³ लिखोगे, 8x³ लिखोगे, ठीक है। यहां पर हम 8x³ लिख देते हैं। अब बताइए जी 8x³ को कैसे लिखोगे, देखो ध्यान दें ये आपका x लिखा है और इस x के जगह पे हमें 8x³ लिखना है, तो यहां पर भी x के जगह पे 8x³ लिखना है। आपको इस प्रकार से लिखना है, देखो कितना 8x³ लिखना है ना, तो 8x³ का होल पावर आपको कितना लिखना है, 1/3। और इस प्रकार से अगर इसका 1/3 का मतलब घनमूल लें तो 8 का घनमूल हमें 2 लिखना है, x³ का घनमूल हम x के बराबर लिखते हैं, मतलब हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2x, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए इसके बाद देखो यहां पर अगर हम फॉग की बात करें तो फॉग कैसे निकालोगे, बात सिमिलर है, कोई खास नहीं है। देखो यहां निकाल के दिखा देते हैं, क्या निकालें, हमें निकालना है फॉग की वैल्यू। फॉग कैसे निकालोगे, तो फॉग बराबर हमें ऐसे निकालेंगे, देखो एफ ओ जी, यहां पर हम एक्स लिख देते हैं। इसके बाद यहां ऐसे करेंगे, देखो एफ ओ, और यहां पर देखो ओ को खत्म कर देते हैं। क्या करेंगे, ओ को खत्म कर दें तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और यहां पर जी एक्स लिखोगे, इस प्रकार से, है ना।
फिर इसके बाद में देखो एफ और जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स पावर 1/3 है, एक्स पावर 1/3 लिखोगे। और फिर देखो ध्यान दें, एफ एक्स पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, यहां जहां पर एक्स लिखा है 1 एक्स पावर 1/3 लिखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 तो मिला ही गएगा, है ना। और x के जगह पे हम x पावर 1/3 लिखेंगे और होल क्यूब लिखा है तो होल क्यूब भी हम लिखेंगे। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भैया 8x मिल जाएगी। तो ये देखो फोक की वैल्यू हो गई, ठीक है, FOG की वैल्यू हो गई। जैसा प्रश्न कहता है आराम आराम से वैसे ही करें, कतई मतलब जल्दबाजी ना करें, ठीक है, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपके अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 3 कंप्लीट हो गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है fx बराबर, ये हमें फलन दिया गया है 4x + 3 अपॉन में दिया है 6x - 4, एक ये फलन दिया गया है। जबकि x डज नॉट इक्वल टू 2/3 दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर ना हो 2/3 के लिए फोप मतलब FOF x बराबर x हमें सिद्ध करके दिखाना है। और साथ ही साथ f का प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है, f का जो प्रतिलोम फलन है उसको भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत एकदम आसान प्रश्न है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये हमें देखो fx बराबर दिया गया है 4x + 3, क्वेश्चन नंबर है 4। यहां पर हमें fx बराबर दिया गया है, fx बराबर 4x प्लस में 3 और अपॉन में दिया गया है 6x, दिया गया है 6x और प्लस में कितना है 2, ठीक है, 6x + 2 इस प्रकार से देखो दिया गया है 6x - 4, 6x - 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर 6x - 4 ये इतना दिया गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि इसको हमें दिखाना है FOF की वैल्यू हमें दिखानी है। FOF ज्ञात करिए। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें दिखाना है फोप x बराबर x दिखाना है ना, फोप x बराबर x दिखाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो फोप x, तो फोप x बराबर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे f और यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और यहां पर इसमें fx लिखोगे इस प्रकार से, ठीक है। और आगे इसको इस प्रकार से लिखना है fx की वैल्यू ये पूरी लिखना है आपको, कौन सी, ये लिखना है 4x प्लस में 3 और अपॉन में यहां लिखना है 6x - 4, कितना लिखना है 6x - 4, 6x - 4 लिखना है। तो अब आगे आपको देखो क्या लिखना है, आगे f(4x + 3/6x - 4) मतलब fx में जो x का मान है वो आपको लिखना है 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। यहां पर आपको लिखना है इस प्रकार से। देखो 4 जो लिखा है वो आपको ज्यों का त्यों रखना है। इसमें यहां पर हम x के जगह पे क्या लिख देंगे, 4x + 3 बटे में 6x - 4 लिखेंगे। तो 4 आपका ज्यों का त्यों और x का मान हम लिखेंगे कितना, 4x प्लस में 3 और बटे में कितना लिखोगे, 6x बटे में लिखोगे 6x, ये आपको लिखना है 6x - 4, ठीक है। और प्लस 3 आपको देखो ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस 3 आपको ज्यों का त्यों लिखना है। फिर इसके बाद में अपॉन में आ जाओ, अपॉन में भी देखो 6 का मान आपको 6 ज्यों का त्यों लिखना है और x के जगह पे इतना पूरा लिखना है, कितना, 4x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय 6x - 4 इतना लिखना है। और फिर -4 आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये तो हो गया आपका। फिर इसके बाद देखो आगे बढ़ाएं, यहीं पर आगे देख लेते हैं, बराबर का निशान लगाओ और यहां पर देखो ऊपर वाले पद में ऊपर जो भिन्न लिखी हुई है उसका हर देखिए और नीचे जो भिन्न लिखी है उसका हर देखिए, बिल्कुल जस्ट बराबर है। 6x - 4 एलसीएम ऊपर आएगा और 6x - 4 एलसीएम नीचे आएगा, जो कि हल करने पर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 6x - 4 हम कैंसिल कर देंगे और फिर इसके बाद आगे हल करेंगे तो इस प्रकार लिखोगे, देखो 4 चौको 16x लिख दें और प्लस का यहां पर आपको 4 का 3 में गुणा 4 तिया 12 लिख दें। और फिर इसके बाद में देखो ये 6 तिया 18x लिख दें, प्लस में यहां 18x लिख दें और ये माइनस का 4 तिया 12 लिख दें, माइनस का 12, ठीक है। चलिए नीचे भी इसी प्रकार एलसीएम लेने के बाद देखो क्या बचेगा, यहां पर 6 चौको 24x बचेगा, यहां पर लिख देते हैं 24x और प्लस 6 तिया 18, प्लस का यहां 18 लिख दें। फिर इसके बाद में माइनस 6 चौको 24 माइनस का 24x लिख दें
और ये माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 में मल्टीपल, 4 चौको 16। ठीक है, ऊपर से आप ध्यान से देखो, माइनस का ये 12 प्लस का 12 ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस का 24 और नीचे ये भी आपका प्लस 24 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ऊपर क्या बचेगा, देखो 16x और 18x दोनों का योग कर दें तो हमें यहाँ पर 34x मिल जाएगा। और नीचे देखो 18 और 16 का योग करेंगे तो ये भी हमें 34 मिलेगा। तो बस 34 से यहाँ 34 काट दें तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x। यही तो हमें प्रूव करवाया था कि फॉप x बराबर हमें क्या करवाया गया है, x के बराबर प्रूव करवाया गया। ठीक है, एक बात तो प्रूफ हो गई। इसके बाद आगे आपसे एक बात और पूछी है कि हमें इसका f का इनवर्स भी चाहिए, हमें f का इनवर्स चाहिए। तो f का इनवर्स बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो fx है उसको हम y के बराबर लिख लेते हैं और फिर उसको हल करने के बाद x की उससे हम वैल्यू निकालते हैं। और वो x की वैल्यू देखो, हम चलो एक एक करके बिल्कुल एक एक पॉइंट बाई पॉइंट आगे आपको करना है। आगे थोड़ा इसको ले जाएं, आगे इसको ले जाएं। ठीक है, यहां पर हम इस प्रकार इसको मान लेते हैं, यहां पर लिख दें माना ये जो fx है इसको हम मान लेते हैं y के बराबर। ठीक है, जो दिया गया फलन fx बराबर दिया है उस fx को हम y के बराबर यदि लिख दें तो यहां पर हमें इस प्रकार से मिलेगा y बराबर, देखो कितना मिल जाएगा, y बराबर हमें मिल जाएगा 4x प्लस में 3 और बटे में क्या था आपका 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। ठीक है ना, ये जो फलन दिया गया था fx, बस fx के जगह हमने y लिख लिया। अच्छा, फिर इसके आगे क्या करेंगे, आगे फिर देखो हम क्रॉस मल्टीपल करके x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले हम y का गुणा कर लेते हैं, 6xy लिख दें, 6xy, फिर माइनस का लिख देते हैं 4y बराबर, यहाँ 1 का मल्टीपल करोगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4x और प्लस में क्या 3 का 1 में 3 1 हम 3 मिल जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो इधर देखो ये वाला पद अगर राइट हैंड वाला जो x लिखा है वो इधर लेफ्ट पे ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा और फिर साथ ही साथ हम x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें देखो कितना मिलेगा, 6y मिलेगा और माइनस का यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। ठीक है, और बराबर में ये देखो माइनस का जो है ना ये वाला ये इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4y और प्लस 3 आपका ठीक लिखा है, लिखा रहने। तब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, 4y प्लस में 3 और अपॉन में हो जाएगा ये 6y, ये हो जाएगा आपका कितना 6y माइनस का 4। इस प्रकार से देखो हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो x की वैल्यू मिली है इसको हम फलन, दूसरा फलन मान लेते हैं gy, क्या लिख देते हैं gy। ठीक, ये हमने मान लिया कि इसका मान कितना है gy। ठीक है, अब ये gy फलन अगर f का व्युत्क्रम है तो आपको क्या चाहिए होता है, तो हमें इस प्रकार चाहिए कि अगर हम गॉफ x निकालें तो ix के बराबर मिले और फॉग y निकालें तो वो i के बराबर मिले। तो निश्चित रूप से ये जो gy लिखा हुआ है gy, तो ये gy जो है वो आपका व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। ठीक है, f का व्युत्क्रम मिल जाएगा ये इतना पूरा। ठीक है, यदि ये दो शर्तें लागू होती है, कौन सी दो शर्तें हमने बताई कि आप पहले क्या निकालें, गॉफ x निकालें वो ix के बराबर मिल जाए और फॉग y निकालें वो i के बराबर यदि मिलती है तो ये आपका जो gy है वो व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा, काहे का, f का। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो चलो यहां पर हम करके दिखा देते हैं। यहां पर हमें अब क्या करना है, अब हमें यहां पर देखो निकालना है गॉफ x। क्या निकालना है, गॉफ x। तो गॉफ x बराबर कैसे निकालोगे, देखो गॉफ x बराबर हो जाएगा g ऑफ fx हो जाएगा और g ऑफ fx बराबर कैसे करोगे, बराबर में g ऑफ fx और fx का मान देखो कैसे ज्ञात करोगे, fx बराबर जो हमें दिया गया है बस वही पूरा लिखना है। क्या दिया गया था, हमें दिया गया था देखो fx का मान, यहां से हम देख लेते हैं हमें fx का मान क्या दिया गया है, fx बराबर हमें पता है 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 कितना है, यहां पर लिख दें fx का मान कितना लिख दें, 4x प्लस 3, 4x प्लस में 3 और अपॉन में यहां लिख दें 6x माइनस का 4। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें, ये हमें अब g ऑफ 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो ध्यान दें, ये आपका जो gy लिखा है gy, इसमें y का मान इतना लिख दें पूरा, ये इतना
है ना, तो आपको ये इतनी पूरी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम y की जगह पे 4x प्लस 3 क्या करेंगे, y के स्थान पर हमें लिखना है 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 लिखना है। चलिए थोड़ा सा जगह बना दें और यहां पर इस प्रकार आप इसको लिख दें, बराबर का निशान लगाएं और g वाले फलन में, ये वाला देखो g वाला फलन है ना, ये जिसको हमने माना है gy बराबर, इसमें y के स्थान पर आपको लिखना है, देखो कितना पूरा पूरा देखो 4 तो आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ये 4 लिखा है ना ये वाला, ये आप ज्यों का त्यों लिख दें। अब y की वैल्यू लिख दें, y की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4x प्लस में 3 और अपॉन में यहां लिखेंगे 6x माइनस, अपॉन में कितना लिखोगे देखो 6x माइनस 4, 6x, ठीक है 6y है ना, 6y लिखेंगे 6y, ठीक है 6x है तो क्या लिखोगे 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 लिखोगे, ये तो हो गई देखो y की वैल्यू। और फिर इसके बाद प्लस 3 आपका ज्यों का त्यों है, चलो नीचे डिवाइड करके लिखो, देखो डिवाइड करके क्या लिखना है 6 आपका ज्यों का त्यों, y का ये मान फिर से लिखना है आपको, कितना लिखना है 4x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय लिखना है 6x माइनस 4, कितना लिखना है 6x माइनस 4, 6x माइनस का 4 लिखना है और फिर इसके बाद में माइनस 4 देखो आपका ज्यों का त्यों, ये माइनस 4 था ना ये वाला, ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और यदि ये सॉल्व करने के बाद क्या बन जाए x बन जाए अर्थात ix बन जाए तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि आपका ये व्युत्क्रमणीय है। फिर इसके बाद हम फॉग भी निकालेंगे और वो IY के बराबर निकला है। चलो हम पहले यहां पर इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा और आगे देखो लेके जाएं। ये इस तरीके से देखो अगर इसको हल करोगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा 6x माइनस 4 ऊपर एलसीएम है और नीचे भी एलसीएम 6x माइनस 4 है जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से 4 चौको 16x और प्लस 4 या 12 मिलेगा और प्लस में यहां पर देखो 6 का 3 में मल्टीपल 6 या 18x मिलेगा माइनस 4 या 12 मिलेगा, ठीक है। अच्छा नीचे देखो हर में इसी प्रकार अगर हम हल करें तो हमें इस प्रकार 6 चौको 24x मिल जाएगा, कितना मिलेगा 24x प्लस 6 या 18 लिख दें 18 मिल जाएगा, माइनस का 6 चौको 24x मिल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 4 चौको 16 मिल जाएगा। अब देखिए ये 12 माइनस प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ 24x और ये 24x कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा 16x और 18x का योग करोगे 34x हो जाएगा और अपॉन में यहां भी देखो 18 और 16 का योग आपको 34 मिलेगा। तो 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको x के बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा x, हमने बताया x मिलता है, इसका मतलब ये ix हो गया। क्या मिल गया ix हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हम फॉग की वैल्यू निकालेंगे, FOGX की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ gx, यहां लिख दोगे f ऑफ gx इस प्रकार, ठीक है। अब gx की वैल्यू निकाल के रख, ये जो gx की वैल्यू थी ना वो आपको रखनी है। क्या है gx की वैल्यू, देखो यहां से हम आपको दिखा देते हैं, ये gx की वैल्यू देखो यहां पर लिखी है, gy की वैल्यू तो इतनी लिखी है, तो यहां पर gy की वैल्यू की जगह अब हमें gx की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी, यहां से हमें ये आगे देखो थोड़ा बढ़ाएंगे, gy की वैल्यू कितनी लिखनी है, gy बराबर हमें इस प्रकार से लिखना है, gy की वैल्यू चलो यहां लिख देते हैं भाई, थोड़ा जगह की समस्या होती है यार, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, हैं। gy की वैल्यू हम कैसे देखो लिखेंगे, हम यहां पर gy की वैल्यू ये है ना j वाली 4y प्लस 3, 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 लिखेंगे, है ना। तो यहां पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहां पर देखो क्या लिखोगे, यहां पर हमें लिखना है, यहां पर हमें लिखना है FOGY बराबर में लिखना है FGY लिखना है और gy की वैल्यू हमें यहां से लिख देनी है। gy की वैल्यू देखो कितनी लिखनी है, gy की वैल्यू लिखनी देखो f आपका ज्यों का त्यों रहेगा और gy की वैल्यू आपको लिखनी है 4y प्लस में 3 और अपॉन में लिखना है 6y माइनस 4। क्या लिखना है 6y माइनस 4, 6y माइनस का 4। अब देखिए f ऑफ इतना पूरा, अब इसको हम क्या करोगे, इसको हमने क्या करना है fx के जगह पे लिखना है और fx बराबर कितना था, देखो 4 आपका ज्यों का त्यों, क्या करोगे
एफ एक्स का पूरा मान देखो, एक्स के जगह पे अब आपको इतना पूरा लिखना है एक्स की जगह पे, है ना। तो हमें क्या करना है, 4 ज्यों का त्यों लिखना है, एक्स का मान लिखना है 4y + 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखना है 6y - 4, 6y - 4 लिखना है और +3 आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, नीचे क्या करना है, ये नीचे आपको करना है 6 आपका देखो ज्यों का त्यों रखना है और x का मान फिर रखना है 4y + 3 और अपॉन में लिखना है 6y, अपॉन में लिखना है 6y - 4, 6y - 4 लिखना है और इसके बाद में माइनस का 4 जो है वो आपका ज्यों का त्यों है, ठीक है। इसको देखो हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल करोगे, देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर इसको देखो कैसे हल करोगे, आगे इसको हल करने के लिए आप देखो ऊपर का 6y - 4 और नीचे भी देखो 6y - 4, ये एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां पर मिल जाएगा 4 चौको 16y + 4 तिया 12 और ये प्लस का निशान लगाएं और ये जो 3 लिखा है 3 का हमें यहां पर 6 में मल्टीपल करोगे तो 6 तिया 18y हो जाएगा, 18y लिख दें और माइनस का 4 तिया 12 लिख दें, ठीक है भाई। नीचे आ जाओ, देखो नीचे भी इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं। तो हमें 6 का 4 में 6 चौको 24y मिलेगा प्लस 6 तिया 18 लिख दें और माइनस का 6 का 4 में 6 चौको 24y लिख दें और माइनस प्लस का लिख दें 4 चौको 16। यहाँ भी देखो बिल्कुल उसी प्रकार ये 12 माइनस प्लस का कट जाएगा, 24y माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ऊपर मिल जाएगा कितना, ये मिलेगा 34, है ना, 34y और नीचे भी 18 और 16 का योग करेंगे तो 34 मिलेगा, 34 से 34 फिर कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y, जो कि हमने बताया इसको i/y के बराबर लिखो। अब ये देखो निश्चित बात हो गई क्या, कि जो हमने जी फलन माना था वो निश्चित रूप से f का व्युत्क्रमणीय है। वो क्या है, f का व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि यहां पर हमें देखो किस इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिल रहा है। यहां पर देखो रिजल्ट कैसे मिल रहा है, इस प्रकार से यहां लिख दें, चूंकि यहां पर हमें देखो g ऑफ x बराबर में f ऑफ y मतलब गॉफ बराबर फॉग, है ना, बराबर में क्या है ये फॉग x और बराबर में दोनों का मान क्या है, देखो i के बराबर, मतलब दोनों आइडेंटिटी के बराबर आए। इसका मतलब निश्चित हो गया कि अतः यहां लिखना है अतः g f का व्युत्क्रम होगा, f का व्युत्क्रम होगा, f का ये व्युत्क्रम होगा। इसका मतलब ये है कि ये g जो है वो काय के बराबर है, f इनवर्स के बराबर, f इनवर्स बराबर g है। तो यहां पर देखिए g की वैल्यू जो हमने निकाली थी वही आपको यहां पर लिखनी है। g की वैल्यू देखो कितनी हमने निकाल के रखी थी, यहां पर जो हमने g की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, देखो यहां पर ये है आपकी g की वैल्यू, देखो ये देखो है ना 4y + 3, ये लिखी है 4y + 3, यही हमारा व्युत्क्रमणीय मान है, ठीक है। f का व्युत्क्रम कितना होगा, आपको लिखना है 4y + 3 अपॉन 6y - 4, ये आपका f का व्युत्क्रम होगा। तो वहां थोड़ी जगह कम है, कोई बात नहीं, हम यहीं आपको लिख के बता देते हैं कि आपका जो f का व्युत्क्रम होगा वो कितना होगा, मतलब f इनवर्स होगा, वो आपको यहां लिखना है 4y + में 3 और अपॉन में लिखना है 6y - का 4 लिखना, ठीक है। ये हो गया देखो व्युत्क्रम इसका, ठीक है। f का जो इनवर्स पूछा गया था उसका मान हमने निकाला 4y + 3 अपॉन में 6y - 4, ठीक है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन आपको देखो प्रोसेस याद रखनी है। क्या हमें करना होता है, जब कोई फलन हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले गॉफ की वैल्यू निकालेंगे, गॉफ ऑफ x बराबर ix निकल आए, फॉग y निकालें तो फॉग y बराबर अगर i/y निकल आए तो निश्चित रूप से हम ऐसा लिखेंगे कि जो g है वो f का इनवर्स है, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले गॉफ x निकाला, वो ix के बराबर निकला, फॉग y निकाला, वो i/y के बराबर निकला। इसका मतलब ये हो गया कि जो g फलन है वो f का व्युत्क्रम होगा, अर्थात f इनवर्स बराबर g होगा और f इनवर्स बराबर g होगा। और g की वैल्यू देखो हमने पहले निकाल रखी है कितनी, 4y + 3 अपॉन में 6y - 4। तो इसका मतलब f इनवर्स जो होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका चौथा।
ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे वाले पे पहुंचे हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न संख्या 5। देखो क्या लिखा है प्रश्न संख्या 5 में, लिखा है कारण सेट बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। कौन से फलन के प्रतिलोम होते हैं, फलन वो जिनके प्रतिलोम होते हैं उनके लिए क्या शर्तें होती हैं। उनके लिए शर्तें होती हैं कि फलन हमारा एकैकी होना चाहिए, फलन हमारा एक आच्छादक होना चाहिए। एकैकी तथा आच्छादक होना चाहिए तो निश्चित रूप से फलन हमारा व्युत्क्रमणीय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमें फलन दिया गया है वो देखो क्या है, फलन यहाँ पर f जहाँ ये दिया गया है 1 2 3 4 से 10 में है ना 10, और जहाँ पर f 1,10 2,10 3,10 और f ये आपका 4,10 दिया गया। इस प्रकार से देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हमें दिया गया है इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है। चलो इसको पहले हम रब कर लेते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास, ये पांचवा प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई फलन हमारा, देखो कहां से कहां तक है ये हमें दिया गया। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर हमें दिया गया है f 1 2 3 4 है ना, और ये 10 दिया गया, 1 2 3 4 और ये 10 दिया गया है। तो ये दिया गया है f 1, 2, 3, 4 और ये दिया गया है कहां से कहां तक, ये दिया गया है से 10 तक है ना, 10 दिया गया 10 है ना। और आपसे पूछा गया है कि f जो है f वो देखो कैसे है, f बराबर क्या दिया है, ये दिया गया है 1,10, 1,10, यहां दिया है 2,10, फिर दिया गया है 3,10, 3,10 और फिर दिया गया है 4,10। ये आपका फलन दिया गया है। अब आपको निश्चित रूप से ऐसा लग रहा होगा कि ये देखो इस प्रकार से, देखो बहुत अच्छे से वेन डायग्राम बना दें तो समझ में अच्छा आएगा। देखिए यहां पर ये दो, ठीक है, क्या करना है आपको, यहां पर आपको ये इसमें ये प्रांत है, इसके अवयव दिए गए हैं कौन से, ये है 1 2 3 4 और यहां पर ये सहप्रांत में 10, एक ही अवयव है 10। अब यहां से देखो कहा है 1 10, 1 का संबंध काय से है, 10 से है, 2 का भी 10 से है, 3 का देखो 10 से है, 4 का भी प्रतिबिंब 10 है। तो इसका मतलब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फलन आपका क्या है, एकैकी तो नहीं है। क्यों नहीं है एकैकी, इसलिए एकैकी नहीं है क्योंकि यहां पर 4 अवयव, प्रांत के 4 अवयवों का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको यहां लिखना है एकैकी नहीं है। क्या लिखना है, एकैकी नहीं है। अगर ये एकैकी नहीं है तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि ये आपका इनवर्टिबल भी नहीं है, मतलब प्रतिलोम फलन भी नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, अतः f व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। f जो है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। इसकी यहां पर देखो आगे आप सॉल्व करने की जरूरत खत्म हो गई। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है या नहीं यही तो पूछा है, तो आपको लिखना है व्युत्क्रमणीय नहीं है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखो दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, ये आपका एक दूसरा फलन कोई g दिया गया है और g फलन दिया गया है इस प्रकार से 5 6 7 8 से 1 2 3 4 तक है ना। यहां पर देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया है, यहां पर है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको यहां पर क्या दिया गया है, g फलन है, g फलन, और ये आपको दिया गया है कितना, देखो 4 से है ना, 4 क्या है देखो 5 6 7 8, यही तो है, 5 6 7 8 दिया गया है। 5 यहां लिख देते हैं 5, 6, 7, 8 और यहां से ये देखो किसमें दिया गया है, यहां ये दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां दिया गया है 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से देखो दिया गया है। अब ये फलन दिया गया है जो g, उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है। क्या दिया है देखो फिर देख लेते हैं। ये हमें दिया गया है 4 5, क्या दिया गया है 5 4 है ना, 5 4, ये देखो 5 4, फिर इसके बाद में 6 3 5 4 पहले लिख लें, 5 4 क्या दिया गया है, 5 4 5 4, फिर दिया गया है 6 3 6 3 और फिर देखो क्या दिया है, 6 3 के बाद क्या दिया है, 7 4 8 2, 7 4 8 2,
7 4 और यहां दिया है 8 2 8 2। इस प्रकार से देखो हमें जी फलन दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि ये आच्छादक है एक एकी है। यदि आच्छादक एक की दोनों है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर अब आपको देखो इस प्रकार से वही अगर इसमें भी करके देख लें, ये आपका हो गया प्रांत और ये आपका हो गया सह प्रांत, ठीक है। तो यहां पर ये हमें दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8 दिया गया है और यहां पर यहां दिया गया है कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया गया है। अब 5 का देखो कहां से संबंध है, 5 का प्रतिबिंब 4 में बन रहा है तो 5 का 4 से प्रतिबिंब है, देखो इस प्रकार से लिख दो। इसके बाद में 6 का 3 से है तो 6 का आप 3 से लिख सकते हो, 6 का 3 से लिख दो। इसके बाद में क्या है 7 का 4 से है, 7 का 4 से लिख देते हैं, देखो 7 ये है, 7 का 4 से लिख देते हैं और 8 का 2 से लिख देते हैं, ये देखो 8 है, इस 8 का 2 से लिख देते हैं। अब आप ये देख सकते हो बहुत आसान से कि यहां पर देखो, यहां पर आप बहुत आसान से देख सकते हो कि ये दो अवयवों का, यहां पर आपका एक अवयव है कोई 7, ये क्या है 7, 7 का भी देखो 4 से प्रतिबिंब बन रहा है 7 का, और इसके बाद 7 के बाद ये आपका जो 5 है 5 का भी 4 से प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब अब एक ही तो नहीं है। x का प्रत्येक अवयव मतलब प्रांत का अगर प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाए और वो भी प्रतिबिंब अद्वितीय बने, यहां अद्वितीय नहीं है क्योंकि 5 का भी 4 से प्रतिबिंब बन रहा है और यहां पर 7 का भी 4 से प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही तो नहीं है। तो आपको लिखना है एक ही नहीं है, और जब एक ही नहीं है तो इसका मतलब अब ये व्युत्क्रमणीय भी नहीं रहा, क्योंकि एक ही और आपका एक ही भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, तभी तो हम लिख सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय है। तो आपको लिखना है एक ही नहीं है, अतः जी आपका व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्या लिखना है, जी व्युत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है, इतना लिखना है। आगे इसमें भी आप कुछ नहीं करना है। इसके बाद आते हैं ये आपका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, देखो मेरे ख्याल से अब हम ना बताएं तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, है ना, कर लेना। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है आपका ये प्रश्न आगे वाला क्या कह रहा है।